जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ग्राउंड जीरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एसआई और सीआई को कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट हमने किया था क्वेश्चन नंबर 24 तक। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 से। आप पहले इस वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सोल्व करो। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? अ सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, वैसे तो आप सभी को बेटा शॉर्टकट आता होगा, नहीं आता है तो देख लो। क्या बोला है उसने? अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, दुगना हो रहा है। आ सम ऑफ मनी कितना हो रहा है? दुगना हो रहा है अपने आप का। कितने साल में? 5 साल में। तो इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकेम 4 टाइम्स। तो कितना हो रहा है ये? 4 टाइम्स कितने साल में आ जाए। चाहे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का हो, फिर चाहे क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, हमेशा ऐसे लिखो कि 2 गुना हुआ, ठीक है, दुगना हो रहा है 5 साल में, आपको बताना है 4 गुना कितने साल में होगा। बस फिर आपको ध्यान ही देना है कि रेट कौन सी है। रेट आपकी सिंपल इंटरेस्ट है या फिर आपकी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे उसने कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है। तो जितना भी बाद वाला आपका टाइम्स दे रखा है ना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इसको पहले वाले की पावर पे लिखो। जैसे पहले क्या है? दुगना, तो 4 को भी हम 2 की पावर में लिखेंगे। कितना आएगा? 2। ये बात समझ में? ये क्यों करते हैं उसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बता दूंगा। अब क्या करना है, ये जो टाइम है ना और ये जो आपके पास पावर आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 टू ज़ा 10। इसका मतलब क्या होगा कि 4 गुना होने में 10 साल लगेंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? अल्फा। अब ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, वो जरा हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसने बोला है कि सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली डबल इटसेल्फ। दुगने होने का मतलब क्या है? अगर कोई सम ऑफ मनी अपने आप का दुगना हो जाए, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं आपने 100 रुपये उधार दिए, ये 100 रुपये 4 साल में 200 बन गए। मतलब अ सम ऑफ मनी बिकम ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ। 100 था, कितना हो गया? 200 हो गया 4 साल में। रेट कोई भी हो, इसका मतलब क्या है? ये क्या है आपका? प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल। ये क्या है आपका? दैट इज योर अमाउंट। ठीक है, यानी कि इसमें आपका प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट आपके पास ऑलरेडी दे रखा है। आप सभी को फॉर्मूला पता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप का 4 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, तो 5 गुना होने के बाद क्या मिला? दैट इज योर अमाउंट। अगर मैंने बोला है अ सम ऑफ मनी बिकम डबल, अगर सम ऑफ मनी दुगना हो गया, इसका मतलब क्या है? अच्छा मुझे बताओ, अमाउंट दुगना कब होगा? क्योंकि ये क्या है? अमाउंट। अमाउंट प्रिंसिपल का दुगना कब होगा? जब इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल के बराबर आ जाए। अगर मैं आपसे बोलता कि भी मेरा अमाउंट 4 गुना हो गया, अ सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। एक सम ऑफ मनी है जो अपने आप का 4 गुना हो गया। मतलब अपने आप का 4 गुना होने का मतलब है अमाउंट प्रिंसिपल का 4 गुना हो गया। तो अमाउंट प्रिंसिपल का 4 गुना कब होगा? फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो 4 गुना होगा जब इंटरेस्ट आपका उस पर 3 गुना हो जाएगा। किसके बराबर? प्रिंसिपल के बराबर। ये लॉजिक समझ आई नहीं आया? तभी आपका अमाउंट क्या होगा? 4 गुना। बस आपको याद कर रखना है, बस रेट आपको देखना था। कंपाउंड इंटरेस्ट होगी तो उसके फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट होगी तो उसके फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे उसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, आप बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। आपको याद होगा, वेयर एन इज नंबर ऑफ ईयर्स, आर इज रेट परसेंट, पी इज प्रिंसिपल, वेयर ए इज अमाउंट। आ सम ऑफ मनी बिकम डबल। डबल हो गया मतलब ए की वैल्यू कितना है? ट्वाइस ऑफ पी। ये होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। कितने साल में बोला उसने? 5 साल में। तो पी से पी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसने क्या बोला? 4 गुना हो जाए। तो अमाउंट कितना हो गया? 4 गुना। किसका? प्रिंसिपल का। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस वाले, देखो यहाँ से भी पी से पी आपका कैंसिल आउट हो गया, तो इस वाली वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे। आर आपको दे रखा है, नहीं है तो देखो ये पूरी वैल्यू कैसी है? सेम है, ठीक है। तो सेम करेंगे तो वहां से आपके पास जो है एन की वैल्यू, मतलब एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। या फिर एक काम ऐसे भी तो आप कर सकते हो कि 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू 2 की पावर 1/5 की फॉर्म में इसमें डाल दो, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमने इसलिए जो है इस पे शॉर्ट अप्रोच अपना लगा दिया, जो कि आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई। A person borrowed rupees 9,000 at 7% and 12,000 at 8% and 15,000 at 9% simple interest per annum. He had to pay rupees 50,700 at the end of n years.
ठीक है, n साल के बाद उसने टोटल अमाउंट पे करा इतना, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, आपको बताना है n की वैल्यू क्या है। देखो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि n साल के बाद मुझे बताओ अगर 9,000 रुपए पे मैं 7% का सिंपल इंटरेस्ट से अगर मैंने वो अमाउंट दिया है, इसका मतलब क्या है, 9,000 रुपए पे मतलब n साल के बाद वो 7% से बढ़ के हो जाएगा 107%। तो अमाउंट आ गया आपके पास टोटल, क्योंकि ये क्या है, दैट इज द टोटल अमाउंट जो उन्होंने पे किया है। तो अब ऐसे करोगे कि भाई 9,000 रुपए पे, ठीक है, अमाउंट कैसे निकालते हैं, टोटल 107% ऑफ किसका, n का। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना आएगा, 9 सत्ते 63 का 3 6 1 जीरो 9 एकम 9, यानी कि 9,630 टाइम्स ऑफ n प्लस आगे क्या दिया है, तो 12,000 दिया है 8% पे, 8% 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 12 अट्ठे 96, ठीक है। तो 960 टाइम्स ऑफ n प्लस आगे क्या बोल दिया उसने, और 15,000 पे 9%, तो 9% का 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 नमा 135 टाइम्स ऑफ n। तो ये टोटल अमाउंट किसके बराबर है, टोटल अमाउंट है 50,700 के बराबर। तो क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, आपके पास n की वैल्यू हो जाएगी, कितना आ रहा है देखो, बस कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ी तो नहीं है। हाँ 9,630 1,350 960, बस बेटा कैलकुलेशन एक बार आप देख लेना, तीनों को ऐड कर देंगे, n टाइम्स आ रहा है, यहाँ से 0 आ जाएगा, 6 और 5 11 और 3 14 का 4 हासिल लगा और 1 9 और 1 10 6 16 और 3 19 का 9 हासिल लगा और 1 9 10 और 1 11। देखिए 11,940 n की वैल्यू किसके बराबर है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे, n की वैल्यू कितना जाएगा 50700 डिवाइडेड बाई 11940, ठीक है, 11 चौक 44, तो पूरा पूरा जाना चाहिए। तो ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन इसकी चेक करना, जो भी आपका सोल्व करके आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप टिक कर लेना। आगे देखो, इफ सी इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम एंड कंपाउंडेड क्वार्टरली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सी क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितने रुपए पे, 10,000 रुपए पे, एक साल के लिए 4% पर एनम, रेट है 4% पर एनम, लेकिन कैसे कर रहा है उसको वो, कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, हर 3 महीने पे, 3 महीने का मतलब एक साल में आपके पास 3-3 महीने के गैप बनेंगे 4, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 1/4, 1/4 का मतलब 3 महीने। तो मुझे बताओ अगर मैं रेट लगा रहा हूं 3 महीने पे, तो एक साल के अंदर कितने 3-3 महीने के आपको जो है, मतलब कितनी बार एक साल में आपने कितनी बार रेट लगाया, तो आपने 4 बार रेट लगाया। इसका मतलब क्या है, तो एक साल अब काम करेगा 4 साल की तरह। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आई नहीं आई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेट और टाइम हमेशा सेम होने चाहिए। अगर आप 3-3 महीने पे रेट लगा रहे हो, तो रेट आपके पास 3 महीने का होना चाहिए। हमारे पास क्या दे रखा है, पर एनम, यानी कि 12 महीने का जो रेट है वो है आपका 4%, हमें चाहिए 3 महीने का, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 महीने का रेट कितना आ जाएगा, 1%। ये समझ आया नहीं आया, ये आपको याद होना चाहिए था। अब देखो आपके पास ट्री मेथड है, आपके पास नेट चेंज है, आपको जो आसान लग रहा है आप उससे जो है टिक कर दो। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, रुपीज कितना है 10,000, तो क्योंकि एक साल में 4 बार आपको इंटरेस्ट लगाना है, मतलब एक साल आपके लिए काम करेगा 4 साल की तरह, और 3 महीने का रेट कितना है 1%, और आपको हर 3 महीने पे लगाना है, तो एक साल में आपने 4 बार लगाया, 4 बार का मतलब 4 साल, मतलब आप उसको 1% का 4 बार का नेट चेंज निकाल दो 4 साल का, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो नेट चेंज का फॉर्मूला पता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज थोड़ी आसान लग रही है हमने उससे निकाल दिया कि देखो 1 और 1 2, प्लस कितना आ जाएगा, तो 0.01, क्योंकि 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, तो आपके पास कितना जाएगा ये 2.01%। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 साल का नेट चेंज आ गया। अब तीसरे साल के लिए फिर इसमें क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 2.01 में हम 1 ऐड करेंगे, दोबारा से सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा 3.01, इंटू करेंगे किसमें 1 से, ठीक है, 1 की इंटू करेंगे 2.01 में, दो जीरो लगाना है तो कितना बनेगा 0.0201, तो ऐड करेंगे कितना बनेगा
0.0301। ये कितने का है? 3 साल का नेट परसेंटेज आ गया। आपको निकाला है 4 साल का, दोबारा इसमें एक ऐड कर दो। एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो ये 4.0301 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या बनेगा? 0. ठीक है, 0.30301। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 4.0, 3 और 3 6, 0.401। यानी कि 4 साल में ओवरऑल जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो ये आएगा। अब देखो, अगर आप ऑप्शन देखोगे ना सारे 100, 200, 400 से कम, 400 से ज़्यादा है। 4% का मतलब क्या है? देखो, अगर 4% भी होता, रफली अगर आप देख रहे हो, तो 10,000 का 4% कितना आ जाएगा? 400। लेकिन ये क्या है? 4.06 समथिंग, यानी कि 400 से ज़्यादा होना चाहिए। कितने ऑप्शन है आपके पास? एक ही ऑप्शन है डेल्टा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। मैंने फिर बोला है, आप नेट चेंज पे भी काम कर सकते हैं और आप जो है फ्रैक्शन मेथड से भी, यानी कि ट्री मेथड बना के भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको भी देख लो, अगर आपको समझना है तो। हमेशा क्या करेंगे? जो भी आपके पास रेट दे रखा है उसकी फ्रैक्शन निकालेंगे, क्योंकि आपको 10,000 प्रिंसिपल दे रखा है, तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ऐड करने की जरूरत नहीं है। टाइम कितना है आपका? 4 साल। तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल। 1/100 रेट कितना है? चारों साल 1/100। तो 1/100 का मतलब ये कितना हो जाएगा? 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100। पहली लाइन आपकी क्या होती है हमेशा? सिंपल इंटरेस्ट। अब 1/100 अगर मैंने इसका निकाला, दूसरे साल पहले वाले इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करेंगे 1। यहां से देखो कितना आ रहा है? लगभग 401 तो आएगा। अब देखो ये इससे आसान हो गया, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। तो कभी ये आसान होगा एग्जाम के अंदर और कभी ये आसान होगा, तो आपको दोनों मेथड आनी चाहिए। तो 400 से ज्यादा वाला एक ही ऑप्शन है डेल्टा, आपका आंसर आ गया। आपको आगे सोल्व भी नहीं करना है। बेटा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने लैंग्वेज का मतलब कुछ और निकाल लिया तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? इन अ बिजनेस डीलिंग, A owes B rupees 20,000 payable after 5 years, whereas B owes, ठीक है, A rupees 12,000 payable after 4 years. They want to settle it now at a rate of 5% simple interest. Who gives how much money in this settlement? मैंने हमेशा हर सेशन में आपको एक बात बोली है, अगर एग्जाम के अंदर CDS में खासकर अगर आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, हमेशा बेटा हिंदी वाले जो आपकी लैंग्वेज होती है ना, उसको एक बार रीड कर लो। कुछ हद तक आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान कर देना है। देखो, बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, और इवन अगर मैं रैंडम बेस क्वेश्चन को सोल्व करने के बावजूद भी देखता हूँ ना कभी कभी, तो ये गलती मुझसे भी हो जाती है। हम क्वेश्चन को रीड ऐसे करते हैं कि भाई ए को जो है बी को देने हैं 20,000 रुपए, ए के ऊपर जो है बी के 20,000 रुपए हैं, जो कि 5 साल बाद देने हैं। 5 साल बाद देने हैं, 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो क्वेश्चन तो हमने पढ़ा सही, लेकिन हम मतलब क्या निकाल देते हैं कि ये 20,000 क्या है? प्रिंसिपल, और 5 साल के बाद देना है, रेट कितना है? 5% का। और मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि आप में से बहुत बच्चों ने भी इसका सेम मतलब निकाला होगा। अब आप दोबारा समझो, मैंने आपको लैंग्वेज क्या लिखवाई थी? जो भी अमाउंट आपको n ईयर्स के बाद देते हैं वो हमेशा क्या होता है? दैट इज नॉट द प्रिंसिपल, दैट इज द अमाउंट। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ऑलरेडी आपका इंक्लूड है। ये 5 साल के बाद देना है, इसका मतलब ये क्या है आपका? सो दैट इज नॉट द प्रिंसिपल, दैट इज योर अमाउंट। बस बच्चों से इसी में जो है गलती हो जाती है, तो ये लैंग्वेज आपको ध्यान रखना है। पेएबल आफ्टर n ईयर्स, ये लैंग्वेज दिख रही है ना, इसका मतलब वो जो अमाउंट है वो क्या है आपका? दैट इज योर अमाउंट, दैट इज नॉट प्रिंसिपल अमाउंट। तो उसने ये बोला है कि भाई ए को ए ओज बी, यानी कि ए को बी को देने हैं 20,000 रुपए, लेकिन कब? 5 साल के बाद। ठीक है, ये टोटल अमाउंट था जो 5 साल के बाद उसको देना था, लेकिन अब वो आज ही इस चीज को जो है, इस लोन को सेटल करना चाहते हैं 5% के सिंपल इंटरेस्ट से। तो अगर आज ही वो सेटल करना चाहते हैं, तो पहले तो आप ये देखो कि यार ए को देना था टोटल इतना, लेकिन ए के पास था कितना जो उसने उधार लिया था? तो वो लिया था, तो P इंटू 5%, टाइम कितना है? 5% अपॉन 100 इज इक्वल टू 20,000। क्योंकि ये अमाउंट है ना कि प्रिंसिपल, बस बच्चे ये गलती कर देते हैं। ठीक है, तो 25 चौका 100, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना जाएगा यहां से? 4 दूनी 8। ठीक है, कितना आएगा ये? अच्छा, ये तो अमाउंट है, हमने इंटरेस्ट थोड़ी निकाल दिया।
तो देखो टाइम कितना है 5 साल, रेट कितना है 5%, तो डायरेक्ट आपको पता है प्रिंसिपल का 25% क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन वो तो अमाउंट है, तो 125% कितना आ जाएगा यहाँ से अमाउंट, जो कि आपको 20,000 दे रखा है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से कितनी बार जाएगा 4 जाएगा, ये 4,000 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000। मतलब ए को, ए ने जो उधार लिया बी से, ए ने जो उधार लिया बी से वो कितना था, वो था 16,000। ठीक है, तो मतलब अगर ये आज ही करना चाह रहे हैं तो ये 16,000 रुपए ये दे देगा, ए देगा बी को कितने रुपए 16,000 रुपए, तो ए गिव्स बी ₹16,000, लेकिन बी देगा ए को 12,000 रुपए जो कि उसको देने थे 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद 5%, 5 चौक 20% क्या है, प्रिंसिपल का 20% आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, लेकिन 120% क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो बी को देना है ए को रुपीज, वो कितने हैं बेटा, तो 20% मतलब 120% किसका, प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन कौन सा, जो बी का है, ये कौन सा था, यहाँ पे ये ए का है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये 12,000 के बराबर है। 1 0 से 1 0, 12 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, 1,000 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 10,000। ये बात समझ में आई नहीं आई, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर आज सेटल करने की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रिंसिपल अमाउंट ही था। देखो ए देगा बी को 16,000 रुपए और बी देगा ए को 10,000 रुपए, तो किसने किसको एक्स्ट्रा दिए, अगर वो आज इस लोन को, इस अमाउंट को अगर वो सेटल करना चाह रहे थे, तो देखो इसका मतलब क्या है, ए ने बी को 6,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए, देखो इसकी जेब से गए 10,000, इसकी जेब से गए 16,000, तो मतलब ए गिव ₹6,000 टू बी, ए ने 6,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं किसको, बी को। पर ध्यान का रखना था, दिस इज नॉट प्रिंसिपल, दिस इज द अमाउंट। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आपको ध्यान का देखना है, रेट और टाइम का जो यूनिट है वो दोनों सेम होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है, ऑन ₹10,000 फॉर 2 ईयर्स एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, और जो 20% पर एनम का आपका रेट दे रखा है, 2 साल के आपको पूछा है, लेकिन हम कंपाउंड कैसे कर रहे हैं उसको, हाफ ईयरली। मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपने लगाया है ना, वो आप 2 साल पे लगा रहे हो। देखो सिंपल इंटरेस्ट तो आपका ठीक हो जाएगा 2 साल का, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 40%, अगर वैसे करना है। अगर आपको ट्री मेथड से करना है, देखो मैंने क्या बताया था, तो 20% का अगर मैं ये पर मैनम, मतलब 12 महीने का रेट आपको दे रखा है 20%, लेकिन हमने कंपाउंड कैसे करा है, हाफ ईयरली, मतलब हम कंपाउंड कर रहे हैं 6-6 महीने पे। कैसे कर रहे हैं हम, 6-6 महीने पे। अगर मैं 6-6 महीने पे कंपाउंड कर रहा हूं, तो 6 महीने का रेट क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, दैट इज 10%। अगर आपको ट्री मेथड से सोल्व करना है, क्योंकि 4 साल में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ट्री मेथड में कैसे करते हैं, पहले इसकी प्रिंसिपल जो रेट है उसका क्या करेंगे, हम रेट की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। अगर प्रिंसिपल ना दिया होता तो हम लेट करते, लेकिन डायरेक्ट आपको प्रिंसिपल दे रखा है, तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो 10,000 पे साल कितने हैं 4 साल, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल। रेट कितना है हर साल 1/10, तो पहले साल कितना मिला मुझे, तो पहले साल मिलेगा मुझे 1,000 रुपये, क्योंकि 10,000 था। ठीक है, दूसरे साल भी कितना मिलेगा 1,000 रुपये, और तीसरे साल भी कितना मिलेगा 1,000 रुपये, चौथे साल भी कितना मिलेगा मुझे 1,000 रुपये। अब ये तो था प्रिंसिपल अमाउंट पे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि पहले साल के इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो आपने दे दिया, ये जो पहले साल का इंटरेस्ट है 1/10 इसका भी तो देंगे 100, तीसरे साल में इसका दे दिया, अब पहले साल का इसका देंगे, फिर दूसरे साल पे इस पे देंगे, फिर 1/10 इसका देंगे। चौथे साल के लिए प्रिंसिपल पे दे दिया 1,000 पहले साल के इंटरेस्ट पे, फिर दूसरे साल के इंटरेस्ट पे, और फिर तीसरे साल के इंटरेस्ट पे, फिर दूसरे साल के इस पे इंटरेस्ट पे, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 1। अब जिनको ट्री मेथड सोल्व करना आता है, डायरेक्ट आपको पता होता है, यहाँ पे नहीं पता तो ध्यान रखो, हमेशा जो पहली लाइन आती है ना, ये आपकी होती है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम होता है, ये बात सभी को पता है भाई, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल का सेम होता है। तो पहली लाइन क्या है, ये आपकी सिंपल इंटरेस्ट। ये टोटल क्या है देखो,
ये जो टोटल आपको दिख रहा है ना, ये टोटल है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसी में आपको सब कुछ मिल गया। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इनका डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। तो आंसर क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 10, 20, 30, 40 यानी कि 641। आंसर कितना आएगा आपका यहाँ पे, चार्ली। ये समझ आया नहीं आया? तो ट्री मेथड से ना आप क्वेश्चंस को आसान कर सकते हो, रेदर देन क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो नहीं करना आपको। A sum of money at 20% rate of compound interest per annum, ध्यान रखो, A sum of money at 20% rate of compound interest per annum, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कैसे लगा रहे हैं, पर एनम लगा रहे हैं, बिकम्स मोर देन 100 टाइम इन एन ईयर्स। कितना हो गया, 100 गुना से ज्यादा हो गया एन ईयर्स में। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, तो आपको बताना है कि भाई एन की लीस्ट वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने आपको समझाया था, अगर कोई भी सम ऑफ मनी एन गुना हो रहा है, एन गुना हो रहा है इसका मतलब क्या है, अपने प्रिंसिपल का जो अमाउंट है प्रिंसिपल का एन टाइम्स हो गया। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, वेयर n इज अ नंबर ऑफ ईयर्स। तो अपने आप का जो सम है वो कितना हो गया, 100 गुना से ज्यादा हो गया। आप 100 गुना पे काम करो, अगर 100 गुना हो गया इसका मतलब क्या है, अमाउंट कितना हो गया, 100 टाइम ऑफ द प्रिंसिपल। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट कितना है 20% का, तो 1/5 की पावर n हो जाएगा। तो यहां से 100 इज इक्वल टू कितना होगा, 6/5 की पावर n हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अब देखो एक तरीका तो ये था कि अगर ऑप्शन आसान होते तो हम n की वैल्यू डाल के देखते, हम n की वैल्यू डाल के देखते कि यार यहाँ पे इसकी कौन सी वैल्यू जो यहाँ पे आपको सेटिस्फाई करा देगी। लेकिन पावर देखो कितनी बड़ी है, यानी कि n की वैल्यू 23 दे रखा है, 24 दे रखा है, 25 दे रखा है, 26 दे रखा है। तो यहाँ से फिर आपको हिंट मिला, ऑप्शन में आपको log दे रखा है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे log लगा दो। अगर आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है आसानी से, तो यहाँ पे हमने क्या करा, log लगा दिया। लेकिन log लगाने से पहले थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो। मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, नीचे क्या बन गया 10 इसकी पावर n। क्योंकि आप सभी को पता है log लेंगे तो कितना बनेगा, ये log 100, और log 100 का, चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, 100 का मतलब कितना है 10 का स्क्वायर। ये क्या बनेगा, n टाइम्स ऑफ log a अपॉन b। तो a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b। ठीक है, तो ये बनेगा log 12 माइनस log 10। तो log 10 की वैल्यू कितना होता है, a की पावर n क्या बनेगा 2 इंटू log 10 की वैल्यू कितना होता है 1 इंटू n टाइम्स ऑफ log 12 का मतलब क्या है, आप इसको लिख सकते हो 4 या 12, 2 की पावर 2 इंटू 3। अब ये इंस्टेंट आना चाहिए, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा log 2 प्लस log 3 माइनस 1। ये बात समझ में आई? ये इंस्टेंट आपको दिखना चाहिए, सारे रूल आपको याद होने चाहिए। तो 2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2 इंटू log 2 की वैल्यू कितना है देखो, तो log 2 की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगा 0.301। log 3 की वैल्यू कितना है, तो 0.477 माइनस 1। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 2 इज इक्वल टू, चलो 2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ कितना बनेगा 0.602, और यहाँ से 0.477 को ऐड करेंगे तो 7 और 2 9, 7, 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा 1, माइनस करेंगे 1। तो यहाँ से आपको दिख रहा है सोल्व करके क्या मिलेगा, तो 2 इज इक्वल टू n टाइम्स कितना बना, ये बनेगा 0.079। अब ये आपने काम करा था 100 गुना पे, जो भी n की वैल्यू यहाँ पे आएगी n की वैल्यू उससे हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि उसने क्या बोला है 100 गुना से ज्यादा चाहिए, 100 गुना से ज्यादा। लेकिन हमने क्वेश्चन को सोल्व करा है 100 गुना मान के, तो यहाँ पे जो भी n की वैल्यू आएगी ना उससे ज्यादा होनी चाहिए। जैसे क्या आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, मान लो अपनी मर्जी से आपने 24 रख दिया, जो भी अपनी मर्जी से रखना है, 23 रख लो, 24 रख लो, 25 रख लो। आसान क्या है, अगर आपको 25 का टेबल आता है आप 25 रख दो, क्योंकि ये ज्यादा आसान है इस वैल्यू को रखना। आपको 24 रखना है आप 24 रख दो। मतलब n की वैल्यू यहाँ रख के या तो 2 या 2 से ज्यादा आ जाए, अगर 2 या 2 से ज्यादा आ गई वही आपका आंसर है। आसान क्या है वैसे, 25 रख देते हैं क्योंकि 25 का टेबल सभी को याद होता है। तो 25 इंटू 0.079। ठीक है, एक तरीका क्या है कि भाई यहां से या तो ये हटा दो और तब 25 से इसको आप डिवाइड कर दो। ठीक है, 25 चौका 100, एक जीरो आ गया, 4 से इसको डिवाइड कर दो, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो
4 से 79 को जब मैंने डिवाइड करा तो 4 एकम 4, कितना गया 3, 39। ठीक है, कितनी बार जाएगा ये कितना चले जाएगा, 11 चौक 44 ज़्यादा हो जाएगा, 10 चौक 40 ज़्यादा हो जाएगा, 9 चौक 36। कितना बचा यहाँ से 3 बचेगा, 0 7 चौक 28, यानी कि 19.7। कितना मिला आपको ये 19.7, एक जीरो और था, तो ये जो मल्टीप्लाई करके कितना आया 1.97। देखो 2 से कैसा है कम, आपको 2 से ज़्यादा चाहिए। तो अगर 25 पे आपने सोल्व करा और आपके पास आया 1.97, लेकिन आपको 2 से ज़्यादा चाहिए, ऑप्शन आपके पास एक ही है डेल्टा, आंसर आ गया आपका। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव यहाँ पे हो जाएगा। A person borrowed rupees 10,000 at 12% rate of interest per annum, compounded quarterly for a period of 9 month। क्वार्टरली अप्लाई कर रहा है 9 मंथ के लिए। क्वार्टरली मतलब अभी बताया था, रेट लगा रहा है 3 महीने पे, ये ध्यान रखो। तो मुझे बताओ 9 महीने में कितनी बार आपको रेट लगाना पड़ेगा। हर 3 महीने पे अगर आपने रेट लगाया, मतलब 9 महीने में आपको 3 बार रेट लगाना पड़ेगा। 3 बार का मतलब 3 साल, ऐसे याद रखो इसको। प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, रेट है 12% पर एनम। आपको रेट दे रखा है 12 महीनों का, 12% पर एनम। हमें कितने का चाहिए रेट, क्योंकि हमने इंटरेस्ट 3 महीने पे लगाया है, तो रेट भी मुझे 3 महीने का चाहिए, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 3 महीने का रेट आ जाएगा 3%। बस ये हमेशा ध्यान रखो, रेट परसेंट का यूनिट और टाइम का यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, नहीं है तो आप उसको जो है सेम करो। तो 9 महीने के लिए मतलब 3 साल की तरह काम कर रहा है, रेट कितना हो गया 3%। व्हाट इज द इंटरेस्ट पेड बाय हिम टू सेटल हिज अकाउंट आफ्टर 9 मंथ। 9 महीने के बाद जब वो अपने अकाउंट को सेटल करेगा तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगेन फॉर्मूला आपके पास है, ट्री मेथड आपके पास है, नेट चेंज आपके पास है, जो आपको आसान लगे। तो या तो 3 साल का 3% का नेट चेंज निकाल दो, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, तो कितना दिख रहा है आपको 6.09, ये ओवरऑल आ गया। फिर अगले साल के लिए निकाल दो, 3 साल के लिए, तो 6.09 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ गया 9.09 प्लस 3 नम 27 के साथ हासिल लगे दो, 3 छंग 18, 2 पे पहले था, 2 के और पहले हो जाएगा, कितना जाएगा ये 0.1827 ऐड कर दो डायरेक्ट, 2 7 18 16 17 के साथ हासिल लगा और 1 2, यानी कि 9.2727। तो 9.2727% क्या है प्रिंसिपल का, इतने परसेंट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब देखो ये और आसान हो गया, तो किसका निकालना है 10,000 का, तो 10,000 का 9 पॉइंट हटा देंगे, 2727% अपॉन 100, और जब डेसिमल हटाए तो 1 2 3 4 आपके पास आ गया। ठीक है, तो 4 जीरो से 4 जीरो बचा 100, तो कितना बचा 2 से पहले लगा दो, यानी कि आपका आंसर कितना दिख रहा है अल्फा। ठीक है 927 पॉइंट, देखो यहाँ पे क्योंकि 10,000 था, यहीं से आपको आंसर दिख गया। देखो 92727 ही आपका आंसर है, वो ऑप्शन में एक ही है, दैट इज अल्फा। बस आपको डेसिमल आगे पीछे जो है करना था, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट में सिर्फ और सिर्फ जीरोस दे रखे हैं इसलिए। If the rate of interest is 5%, then what would be the difference between compound interest and simple interest received on 10,000 each after 3 year from now? आज से 10 साल बाद प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,000, रेट आपको दे रखा है 5%। ठीक है, देखो जब प्रिंसिपल आपको दे रखा हो ना, तो आपको प्रिंसिपल को मानने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। आपको रेट दे रखा है 5%, बस ये ध्यान रखो कंपाउंड हम कैसे कर रहे हैं और रेट कैसे दे रखा है। रेट दे रखा है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, कुछ नहीं दे रखा मतलब पर ईयर है, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन इतना 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 3 इयर्स। कंपाउंड के बारे में बिटवीन कुछ नहीं आपको दे रखा है कि कंपाउंड कैसे कर रहे हैं, मतलब साल पे ही हम जो है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को लगा रहे हैं और साल ही आपको जो है रेट दे रखा है। तो यहाँ पे आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। टाइम आपको दे रखा है 3%। अगेन फॉर्मूला लगा दो, ट्री मेथड लगा दो, आपको 10,000 दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, 3 साल की बात कर रहा है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, रेट कितना है 5%। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/20, तो 1/20 निकाल दो, तो 0 से 0 कटेगा, कितना जाएगा यहाँ से, क्योंकि तीनों साल की रेट कितना है 1/20, कितना है 1/20, तो कितना जाएगा भाई 20 पंजे 100 500। आपको पता है पहली लाइन हमेशा सेम होती है, क्यों, क्योंकि ये क्या आपका
सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट। जो दूसरे साल आपने 1/20 दिया, ये क्या है प्रिंसिपल का, लेकिन दूसरे साल आपको पहले साल के इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 1/20 निकालोगे तो कितना जाएगा 25। तीसरे साल पे दिया आपने प्रिंसिपल पे, इसका भी तो दोगे 25, इसका भी तो दोगे 25, और 25 का भी तो देंगे 1/20। तो 25/20 सोल्व करके आएगा 5 पंजे 25, 5 चौक 20, विच इज इक्वल टू 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1.25। क्या करना है, सबको ऐड कर दो। क्या पूछा उसने, डिफरेंस पूछा है। आपको ध्यान का रखना है यहाँ पे कि ये टोटल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन ये जो टर्म होती है ये क्या होती है आपकी, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द पर्टिकुलर टाइम। तो 50, 25 दूनी 50 या 75, 75 प्लस कितना है 1.25, तो कितना बन जाएगा ये 76.25% आपका आंसर, दैट इज चार्ली। समझ आया नहीं आया, तो आपको कैलकुलेशन बचाना है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में। और ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस पे होंगे, बट लैंग्वेज आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, a sum of money invested at simple interest triple itself in 8 years and became n times in 20 years, what is the value of n? a sum of money invested at simple interest उसने बोल दिया है triple itself in 8 years, ठीक है, 3 गुना हो रहा है कितने में 8 साल में, तो n गुना कितने साल में, n गुना हो रहा है 20 साल में, आपसे n की वैल्यू पूछेगा। देखो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का हो या कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, आपको लिखना है ऐसे ही है। उसके बाद आपको ध्यान के देना है, अगर रेट सिंपल है तो कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर रेट कंपाउंड है तो आप कैसे अप्लाई करोगे। क्योंकि रेट सिंपल है तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको निकालना बताया भी है, आप डायरेक्ट उस पर भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर सम ऑफ मनी 3 गुना हुआ, इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट आज अगर पी था तो पर्टिकुलर टाइम के बाद वो 3p हो गया, तो बढ़ के 3p हो गया, तो 3p क्या आपका अमाउंट, बस ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे लिख लो, अगर सम ऑफ मनी m टाइम्स हो रहा है t ईयर्स में, तो n टाइम्स हो रहा है t डैश ईयर्स में, तो t डैश की वैल्यू क्या होती है, तो n-1 अपॉन m-1 इंटू टी ईयर्स, ठीक है, ये डायरेक्ट आप याद रखो। अब इससे कंपेयर करो, यहाँ पे ये क्या है m, ये क्या है t, ये क्या है n, ये क्या है आपका t डैश, तो t डैश आपको दे रखा है 20 साल बराबर, ठीक है, n-1 आपको निकालना है अपॉन m-1, 3 में से 1 गया 2 इंटू 8, तो 2 चौक 8, 4 पंजे 20, तो 5 इज इक्वल टू n-1, तो यहाँ से n की वैल्यू कितना हो जाएगा कि 20 साल में कितना हो जाएगा, वो 6 गुना हो जाएगा, यानी कि ब्रावो आंसर। अच्छा मान लेते हैं कि आपको ये मेथड नहीं आता, आप लोगों ने ये नहीं सीखा है ना, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद नहीं है, फिर कैसे करोगे। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर एक सम ऑफ मनी 3 गुना हुआ है, इसका मतलब क्या है, बट आप मुझे बताओ कि अगर कोई प्रिंसिपल p है, ये कुछ टाइम के बाद 3p हो जाए, ये कब होगा, ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट, जब इनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा इंटरेस्ट। तो अगर मेरा इंटरेस्ट दुगना है तभी मेरा अमाउंट कितना होगा 3 गुना होगा। ये बात समझ में आई, अगर ये बात समझ में आई है आप पुट कर दो, लेकिन कितने साल की बात कर रहा है, तो इंटरेस्ट है आपका दुगना, अगर सम 3 गुना हुआ है तो इंटरेस्ट है उसका 1 कम, यानी कि दुगना। p इंटू रेट कितना है हमें नहीं पता, टाइम कितना है 8 साल, डिवाइडेड बाय 100, p से p आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 2 से कितनी बार गया 4, 4 से कितनी बार जाएगा 25, तो यहाँ से रेट आ गया आपके पास, तो रेट कितना है 25%। अब मुझे क्या चाहिए, वो सम ऑफ मनी n टाइम्स हो गया, अगर n गुना हुआ है तो इंटरेस्ट आपका हमेशा उससे 1 कम होगा, दोबारा से फॉर्मूला लगा दो, तो इंटरेस्ट हो जाएगा n-1 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू p इंटू रेट कितना है 25, t कितना है आपके पास 20 साल, डिवाइडेड बाय 100, तो 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, p से p कैंसिल आउट, तो यहाँ से n की वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो कोई ये अंडरस्टैंडिंग भी है, ये भी अंडरस्टैंडिंग है, बस आपने अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिया आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, ठीक है। आप दोनों ही मेथड से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। Let x be the compound interest at the end of 3 years on a sum of rupees 1000 at the rate of 10% compounded annually, and y is the simple interest at the end of 3 years on a certain on a sum of rupees 1000 at the annual rate of 11%. What is the difference between x and y? मैंने क्या बताया था अभी,
ज़्यादातर क्वेश्चन पिछले 4 से 5 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे जो देखने को मिले हैं ना, वो उनके डिफरेंस को लेके है। बस एग्जामिनर ने बार बार कोशिश की है लैंग्वेज चेंज करने की। आपको वो आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहा है ना। इस क्वेश्चन में उसने बोला है एक्स क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के बाद का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एक्स है, 1000 रुपये पे, रेट कितना है 10% का। एंड वाई इज द सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल सी बात है, रेट उसने इस बार अलग अलग कर दिया, रेट उसने अलग अलग कर दिया। अगर रेट अलग अलग कर दिया तो मुझे बता दो कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एंड वाई इज द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर ऑन अ सम ऑफ ₹1000। आप एक चीज देखो, दोनों का प्रिंसिपल कैसा है, सेम। मतलब उसने क्या पूछना चाह रहा है कि भाई अगर 1000 रुपए की मैं बात करूं ना, तो 1000 रुपए पे मैंने रेट परसेंट है मेरा 10%, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। लेकिन ये कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट है मेरा 1000 रुपए पे ही 11% का, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। लेकिन ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो x रुपीज का मिला, यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो y रुपीज का है। तो आपसे क्या पूछा है, x माइनस वाई की वैल्यू बताओ। अब इतनी जल्दी आपको निकालना है। अब यहाँ पे अगर आप ट्री मेथड अप्लाई करोगे या फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे आसान है नेट चेंज, क्योंकि 10% का 3 साल का डायरेक्ट आपको नेट चेंज याद होना चाहिए, वो कितना है। तो 10% का नेट चेंज का फॉर्मूला 2 साल के लिए होता है x इंटू वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इन दोनों का नेट निकालो, तीसरे साल का फिर दोबारा से सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो 10% का 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए नेट चेंज होगा, वो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखो 33.1%। अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो निकाल लेना। मतलब ओवरऑल 3 साल में मुझे जो इंटरेस्ट मिला वो 1000 रुपए का 33.1% है। अभी निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आ गया, आपका इंटरेस्ट आ गया। इतने परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। अब सिंपल इंटरेस्ट की खास बात क्या है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल का सेम होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है, रेट कितना है 11%, टाइम कितना है 3 साल, तो मुझे बताओ इसका टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 33% ऑफ दी प्रिंसिपल। क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल सेम है, 1000। तो डायरेक्ट क्या करो, इनका डिफरेंस निकाल दो। कितना डिफरेंस आया है, 0.1%। तो 0.1% जो होगा 1000 का, वही क्या है आपका, 1 रुपया। तो ये क्या है आपका डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज डेल्टा। ये समझ आया नहीं आया। तो देखो सेम ही क्वेश्चन पे आप अलग अलग अप्रोच से क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग आना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप चाह रहे हैं कि भाई एनडीए के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में आपको जो है 50 प्लस 60 प्लस अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजें ना आपके लिए आसान हो जानी, मतलब होनी चाहिए। आगे देखो, 3 amounts x, y, z are such that y is the compound interest on x and z is the compound interest on y. The rate of interest per annum and the time period in years are same. जो रेट है वो भी आपका ईयर्स में है, जो टाइम है वो भी आपका ईयर्स में, और दोनों कैसे हैं, सेम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 3 अमाउंट है एक्स वाई जेड, तो वाई क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एक्स, जेड क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन वाई, वाई क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा तो फॉर्मूला होता है अमाउंट का, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, वेयर n इज ईयर्स। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। अगर ये करा तो कंपाउंड इंटरेस्ट n ईयर्स के लिए यहाँ से P बाहर आ जाएगा, क्या बच रहा है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। ये क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितना है y, किस पे, x पे। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपका y, किस पे, प्रिंसिपल है x। और रेट और टाइम उसने क्या बोल दिया, दोनों के सेम है। और z क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, किस पे, y पे। रेट उसका और टाइम कैसा है, दोनों का सेम होगा। अगर ये सेम दिख रहा है दोनों को डिवाइड कर दो। जब दोनों को डिवाइड कर तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट। तो क्या बचा आपके पास, y अपॉन z इज इक्वल टू x अपॉन z विच इज इक्वल टू, सॉरी x अपॉन y विच इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू zx। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, y स्क्वायर इज इक्वल टू zx, दैट इज ब्रावो आपका आंसर। ठीक है,
और आपको पता है बेटा पिछले 2-3 साल से ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का ये, जो कि 2024 के सेकंड में आया हुआ था। और बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन में ना कन्फ्यूजन भी था कि सर इसका आंसर क्या होगा। देख लो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2, कंसिडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 years। आपको ये बताना है कि 10 साल के बाद आपका अमाउंट क्या होगा। स्टेटमेंट 1 क्या है, द प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹1 लाख, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। अब मैक्सिमम बच्चों को इसमें कंफ्यूजन क्या हो रहा था कि भाई कुछ बच्चे इसमें लॉजिक ये लगा रहे थे कि सर प्रिंसिपल तो आपको दे रखा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल से मैं अमाउंट तो फाइंड नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अमाउंट के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। बात क्लियर है। टाइम आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया, व्हाट इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 years, तो 10 साल के बाद का आपको अमाउंट बताना है, ठीक है। अमाउंट आपको बताना है, बिल्कुल ठीक बात है। पहले स्टेटमेंट में आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, मतलब आपके पास यहाँ पे रेट नहीं है, तो पहले स्टेटमेंट से हमारा आंसर नहीं आएगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को देखूं, आपको सिर्फ रेट दे रखी है, मतलब आपके पास टाइम है, आपके पास रेट है, लेकिन आपके पास प्रिंसिपल नहीं है, मतलब अकेले सेकंड स्टेटमेंट से भी आपका आंसर नहीं आएगा। अब आपको ऑप्शन देखो, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, आंसर नहीं होगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, ये भी आंसर नहीं होगा। अब दिक्कत आ रही थी बच्चों को सीओडी में, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, ठीक है भाई। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, मतलब दोनों स्टेटमेंट का यूज करके आप आंसर ला सकते हैं, अकेले आपका आंसर नहीं आएगा। और डेल्टा ऑप्शन क्या था, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग द स्टेटमेंट अलोन, ठीक है। अब कंफ्यूजन वाला पॉइंट क्या था, ये रेट तो दे दिया लेकिन ये नहीं बताया कि ये सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो बच्चों को दिक्कत ये हो रहा था कि सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या यहाँ पे डिफाइन करना कंपलसरी है। देखो यार, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आप सभी को पता है ये बात कि अगर रेट के बारे में कुछ नहीं बता रखा, उसने बस बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इसका मतलब क्या है, वो सिंपल इंटरेस्ट है। अगर रेट आपको दे रखी है ना और रेट के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो ध्यान रखना वो रेट हमेशा कौन सी होगी, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कंफ्यूजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसमें यही हो रहा था, क्योंकि कुछ टीचर्स ने आंसर किया जाए कि भी रेट सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन रेट अगर दे रखी है और रेट के बारे में कुछ नहीं पता, इसका मतलब क्या है, इट इज ऑलवेज बी सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट है, अगर रेट आपकी सिंपल इंटरेस्ट है, आपको टाइम दे रखा है, आपको प्रिंसिपल दे रखा है, तो क्या अमाउंट आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर इसमें होगा चार्ली, कि दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, ठीक है। तो बहुत बच्चे इसमें डेल्टा मार्क करते हैं, क्यों, वो इस पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बताई नहीं है, नहीं बताई तो ये अंडरस्टूड है कि वो सिंपल इंटरेस्ट है, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो बेटा ये जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है अभी, हमने इसके अंदर अभी तक रेशो, परसेंटेज, लाभ और हानि और SICI आपका जो है कंप्लीट कर दिया है। जो नया टॉपिक हम इसमें स्टार्ट करेंगे वो है आपका एवरेज, ठीक है। और आप हमारे साथ आप जुड़े रहें, और ऐसी इन वीडियोस को बेटा देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियोस को लाइक करें, आप शेयर करें, और मैं आप सभी से मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।